हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में, जहां हम अपने 9th क्लास की एंड 10th क्लास की एनसीईआरटी की बहुत गंदा वाला गर्दा मचाने वाले हैं, जिसके साथ हम बताने वाले हैं कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन उठेगा, ये टॉपिक इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है या बन सकता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं। हमारे पहले चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन अराउंड आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये आप बात करते हैं। यहाँ पे हम येलो कलर से मार्क लगाएंगे और ग्रीन से हम यहाँ पे जो क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है उसके बारे में हम बताएंगे। चलो आइए शुरू करते हैं। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है, जिसका आकार, आकृति और बनावट अलग होता है। जिसका आकार, आकृति एवं बनावट क्या होती है? अलग होता है। इस विश्व में इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ से हो सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे जो भी चीज़ें हमारी बनी हुई है, जो भी हमारे चीज़ें, हमारे वस्तुएं हैं, वो किससे मिलकर बनी होती है? पदार्थ यानी मैटर से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने ग्रीन मार्क से लगा दिया है। जैसे जैसे जहाँ मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं वहाँ पे उसको ग्रीन मार्क से इंपॉर्टेंट मार्क लगा दूंगा। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये भी पदार्थ हैं। क्या? ये सभी क्या है? पदार्थ हैं। ठीक है। ध्यान देने योग्य यह बात है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, ये कुछ आयतन घेरती है। देखो पदार्थ क्या है, इस चीज़ के बारे में यही पता चल गया। देखो पदार्थ क्या है, इसके बारे में पता चल गया कि वो चीज़ें जो, वे सभी वस्तुएं जो जिनका द्रव्यमान होता है और था कुछ मतलब स्थान घेरती है, यानी आयतन घेरती है, उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन निकल गई और यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पदार्थ किसे कहते हैं, या पदार्थ इनमें से ऑप्शन में एमसीक्यू के फॉर्म में दे सकता है कि जिसका द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, या फिर कुछ होता है। इस तरीके से आपको ऑप्शन में मिल सकता है। यहाँ पे हमने ग्रे मार्क से मार्क लगा दिया हुआ है। अब बात करते हैं हमारे प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थों को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा जाता है। जिसे क्या? पंचतत्व कहा जाता है। अब पंचतत्व किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पंचतत्व क्या क्या है, ये पंचतत्व कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में बताएगा। जो हमारा पंचतत्व का है वायु, अग्नि, जल एवं आकाश। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि पंचतत्व कौन से हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पंचतत्व कौन से हैं। तो इसके बारे में यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी इसको क्या करते हैं, ग्रीन मार्क से मार्क लगा दिया है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे टॉपिक की ओर। आगे टॉपिक ये बात करता है कि इसके अनुसार किन्हीं पंच तत्वों के सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो जीव हो या निर्जीव। उस समय ये यूनानी दर्शकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार से वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। ठीक है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के मतलब अध्याय में पढ़ेंगे, अच्छे पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बारे में बताता है। तो थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, आपको भी बताता हूँ मैं इसके आगे। ठीक है। इसी टाइम पे गिलास खराब हो जाता है। चलो अब ठीक है। थोड़ा बहुत गला थोड़ा ख़राब है, तो उसके कारण से थोड़ा लेक्चर में डिले हो रहा है, तो कोई बात नहीं। अभी हम आशा करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छा बनाऊँ। तो पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा यह थी कि माना गया था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा यह मानना
मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने हैं। आइए इस क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थों के रूप के बारे में एवं उसके सतत एवं कणों के बारे में जानते हैं। मतलब कि क्या बोल रहा है, सतत लकड़ी की तरह सख्त होता है, सतत होता है, और या फिर बिजली की तरह छोटे छोटे बारीक कणों से मिलकर बनाता है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, यहाँ पे दीजिए क्रियाकलाप में हम क्रियाकलाप के बारे में कुछ बात नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट हम उसके टॉपिक कंक्लूजन पे आ जाएंगे। सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। यहाँ पे क्या पॉइंट निकल गया, सभी पदार्थ हमारे किससे बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। क्रियाकलाप में चम्मच रखी गई है, नमक एवं शर्करा, नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसे जिस चित्र बीच में दिखा रखा है। और यहाँ पे रुको, एक चीज़ छूट गई है, यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट छूट गया है, यहाँ पे मैं इसको मग लगा देता हूँ। ये बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछने के चांसेस रहते हैं, बहुत बार एग्जाम में हमारे पूछने के चांसेस रहेंगे, पूछेगा बार बार। तो क्या पूछेगा देखो, अब यहाँ पे देखो क्या पूछने वाला है। यहाँ पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक के अनुसार आयतन जो है कितना मीटर क्यूब है, घन क्यूब मीटर की m की पावर 3 है। यहाँ पे लीटर में दिखेंगे तो किस तरीके से हम लीटर में लिख सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 लीटर बराबर कितना डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर बराबर कितना ml, 1 लीटर 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। तो ये चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे MCQ के फॉर्म पे। तो यहाँ आगे आते हैं, आगे क्या बोल रहा है, इस स्थिति क्या एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत करने पर उसी महक हमें मिलती रहती है, वही उसकी जैसी महक हमको क्या मिलती रहती है। पदार्थ इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि यह हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक बन जाता है अपना। ठीक है, पदार्थ के कणों की अभिलाक्षणिक गुण या पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सही बात है। तो क्या बोला, नमक शर्करा डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में विद्युत हो गए। इसी प्रकार हम चाय, काफ़ी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाते, देखो पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तापमान के बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। इसीलिए यह कह सकते हैं कि तापमान के बढ़ने पर गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये वाला पॉइंट, तापमान के बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन यहाँ से MCQ में पूछा सकता है। ठीक है, जहाँ पे जैसा भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, या फिर मुझे जहाँ जितने बार मैंने क्वेश्चन को प्रैक्टिस की है, जितना मुझे पता है मेरे एक्सपीरियंस से, जहाँ जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है मैं वहाँ मार्क लगा दूंगा, वहाँ अच्छे से मार्क लगा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। उपयुक्त तीनों क्रियाकलाप में हमें देखा कि पदार्थ के कण अपने आप एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थान में समावेशन के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में बताता है। तो हम एक्सपेरिमेंट के उसमें देखने वाले नहीं हैं। ठीक, हम डायरेक्ट हमारे पास सॉल्यूशन पे या फिर आगे पहुँच जाएंगे हम। देखो क्या लिखा, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों के एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ के अलग अलग होता है। ये बात सही है। यहाँ से आकर्षण का बल, पदार्थ के बीच आकर्षण का बल लगता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, पदार्थों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, तो आकर्षण का बल लगता है। यहाँ से एक क्वेश्चन का फॉर्म हो सकता है। तभी वो किसी भी अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अवस्था में पाए जाते हैं और अवस्था आ गई अपनी। ठीक है, पदार्थ की अवस्था, अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखिए। ये
कितने प्रकार के हैं? हम पाते हैं कि पदार्थ की 3 रूप, यहाँ पे देखो पदार्थ के 3 रूप है, ठोस, द्रव एंड गैस। ठोस, द्रव एंड गैस की बात करते हैं, ठोस, द्रव एंड गैस की बात करते हैं। पदार्थ के 3 रूप है, ठोस, द्रव एंड गैस। और इसके विभिन्न पदार्थ के ये अवस्थाएं इनके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होते हैं। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुण का विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलो अब ठोस के बारे में समझते हैं, ठोस के बारे में समझते हैं यहाँ से, ठीक है। ठोस के बारे में क्या दिया, देखो उदाहरण में ठोस के लिए देखो, एक निश्चित आकार होता है, यहीं से देखो ग्रीन लगा दूंगा मैं। एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमा होती है, स्थिर आयतन होता है, आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। संपीड़ितता मतलब हम किसी भी चीज़ को अगर दबाते हैं तो वो प्रेस नहीं होती है। निश्चित आकार मतलब एक उसका शेप है, कुछ उसकी सीमा है, उसकी बाउंड्री है। स्थिर आयतन मतलब उसका एक मतलब वॉल्यूम है, ये चीज़ को बताता है, ठीक है। भारी बल लगाने पर वह ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, तब भारी बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इसका आकार नहीं बदल सकता है। सही बात है। इसलिए ये दीर्घ होते हैं, इसलिए ये दीर्घ होते हैं। ठोस क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि दीर्घ होते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हमारे विचार के ऊपर। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? हाँ, बदला जा सकता है। क्या ये ठोस है? नहीं है। ये क्या ठोस नहीं है, ठीक। उसके बाद नहीं, ठोस है या नहीं है, अब मुझे ये बताओ। देखो लिक्विड तो है नहीं, गैस तो है नहीं, ठोस है ना। अब ठोस में किस तरीके का ठोस है, जबकि हम उसको आकार भी बदल दे रहे हैं, उसका वॉल्यूम क्या कहते हैं, उसका जो ठोस का शेप है वो बदल दे रहे हैं। तो अभी पता चलेगा। देखो विभिन्न विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने या चीनी या नमक उन्हीं बर्तनों के आकार को ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्योंकि तो इसके आंसर सब यहाँ पे दिए हैं। देखो बाह्य बल लगाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर वह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है, ठीक। इसका मतलब समझ गए कि वो ठोस है। चाहे चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ, यहाँ से भाई ले लेना, भाई इस पॉइंट को तो पूरा ही ले लेना, यहाँ तक का ना पूरा ही इंपॉर्टेंट है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ से ले या किसी प्लेट या जार में रखें, इसके क्रिस्टल का आकार नहीं बदलेगा। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, इसके कारण यह संपीड़न संभव होता है। यहाँ पे आता है हमें गैसीय अवस्था, नहीं द्रव अवस्था है पहले। देखो द्रव अवस्था के बारे में क्या है, द्रव अवस्था का आकार नहीं होता। द्रव अवस्था की कोई आकार नहीं होते लेकिन आयतन निश्चित होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जिस बर्तन में हमें रखना है तो उसी प्रकार का ले लेता है। द्रव्यमान के भाव होता है, इसका आकार बदला जा सकता है। द्रव्यमान में क्या होता है, भाव होता है, इसका आकार बदला जा सकता है। इसलिए यह दृढ़ नहीं है लेकिन यह तरल होते हैं। ये दृढ़ नहीं है लेकिन यह तरल होते हैं। यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद ठोस और द्रव्यमान द्रव में संभव है। वातावरण में गैसी विस्तृत होकर जल में घुल जाती है। ये गैस विशेषता ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीव निर्वाह के लिए श्वसन लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुलित ऑक्सीजन के कारण श्वसन लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस और द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन, इसीलिए हम द्रव एसेशन रीजन बन गया भाई। इसीलिए हम द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस अपनी द्रव कणों के रिक्त स्थानों पर अधिक होता है, सॉरी। यहाँ से हमारे क्या बन गया, हमारा एसेशन रीजन बन गया। अब आते हैं हमारे गैस की अवस्था। गैसीय अवस्था हम गुब्बारे को फैलाने देते हैं तो गैस
गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे हवा बढ़ता है। इससे पता लगता है कि एक सिलेंडर में यह कितने गुब्बारे बढ़ता है। इससे इससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस होती है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस होती है। हमने हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों में संपीड़न यानी कंप्रेशन काफ़ी अधिक होता है। ये तो हमको भी पता है। हमारे घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले द्रवकीय पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, जिसका पूरा नाम पूछता है पूरी। अस्पतालों में यूज किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर संपीड़ित गैस होते हैं। आजकल वाहनों के ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित मतलब कंप्रेसिबल नेचुरल गैस, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछने के चांसेस हैं। क्या है करके पूछ देगा वो, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है। संपीड़न काफ़ी अधिक होने के कारण गैस में अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन में सिलेंडर से संपीड़ित किया जा सकता है। यह आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी ना सॉरी हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। हाँ, किचन में हम जाते हैं, मम्मी वाह क्या खुशबू आ रहा है बोलता है ना, तो हमको पता चल जाता है, क्योंकि वो गैस के कारण, गैस का क्या मिश्रण का दर सबसे ज़्यादा होता है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कारण वायु में मिल जाती है और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाती है। यह गंध के कण और भी दूर जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसीलिए इसकी तुलना में ठोस एवं द्रव की विसरण दर कम है। तो ये तो मैंने बोल दिया था। ठीक है। कणों कणों को तेज गति एवं अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का विसरण बहुत तीव्र होता है। यहाँ पे उनके वो देख लो क्या कि कण किस तरीके से बैठे होते हैं। देखो कण, देखो किस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से कण बैठे हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कण के बीच में कितना गैप है। यहाँ पे देखो कण के बीच में कितना गैप है। गैप देखो, आपको वैसे समझ में आ जाएगा, डायग्राम को देख के गैप समझ में आ जाएगा। ठीक है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों में टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल के कारण गैस में दबाव उत्पन्न होता है, यानी प्रेशर। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ देखो क्या पदार्थ अपनी अवस्था में को बदल सकता है? अपने परीक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की 3 अवस्थाओं में रह सकता है। कौन कौन सी अवस्थाओं में रह सकता है? हमारे ठोस जैसे बर्फ हो गया, द्रव जैसे हमारा जल हो गया, एवं गैस जैसे हमारा जलवाष्प हो गया। उस तरीके से हमारा रह सकता है, ये हमको पता है। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इस प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? ऑफकोर्स खोजना चाहिए। तो यहाँ आ जाओ, हमारे पास यहाँ मिल जाएगा। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये तो हमको पता है कि तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेज से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा उद्गत पृथक प्रदत्त की गई ऊर्जा के कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। इस अवस्था में ऐसी आती है कि जब
ठोस पिघल कर द्रवित में परिवर्तित हो जाता है। ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। गलनांक कहा जाता है। गलनांक कहा जाता है। ऊपर की डायग्राम दिया होगा, हाँ तो ठीक है। गलनांक कहा जाता है किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के समर्थन को दर्शाता है। यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्ट समझ सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि ठोस का गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटम्स के बीच का अट्रैक्शन। ठीक है। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन का संलयन। अब यहाँ पे देखो ना, एक नोट वाला पॉइंट यहाँ पे जो स्टार लगा है बस में देखो, 0 सेल्सियस बराबर इतने केल्विन 273.15। ठीक है। घटाना जोड़ना ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ नहीं, अभी हम जान ही लेते चलो। अगर हमने सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 को ऐड करना होगा। 273 को क्या हुआ, ऐड करना होगा, यहाँ पे जोड़ना होगा। ठीक है। अगर हमने केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो हमने 273 को घटाना होगा। यहाँ पे देखो मेन पॉइंट पे दिया गया है। यहाँ पे इतना छोटे जगह पे दे देते हैं एनसीईआरटी के कोने पे। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में ताप समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वंशीभूत करके पदार्थ की अवस्थाओं को बदलने के इस ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुप गई है, जिससे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ पे देखो गुप्त ऊष्मा के बारे में पूछ सकता है भाई, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ तो गुप्त ऊष्मा के बारे में पूछा सकता है कि गुप्त ऊष्मा क्या है। ठीक है। वायुमंडलीय दाब एक 1 kg ठोस को गलनांक पर द्रव्यमान में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संलयन की प्रक्षिप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। 0 सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल की ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। इस निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों की इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाते हैं। वायुमंडलीय दाब पर यह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। यहाँ से ये पॉइंट लगा दो, क्वथनांक कहते हैं। एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन बता दूंगा भाई। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव्यमान के कणों पर इतनी ऊष्मा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्प में बदलने के लिए 373 चाहिए हमको, क्या, केल्विन। और सेंटीग्रेड पे 100 सेंटीग्रेड चाहिए वाष्प में। देखो क्या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं उसे इसी परिभाषित के जैसे कि संलयन में प्रक्षिप्त ऊष्मा को परिभाषित किया है। 373 केल्विन तापमान पर भाप अथवा वाष्प के कणों उसी तापमान पर यानी कि कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली।
यहाँ पे देखो हम देख ठोस को ना द्रव में बदल सकते हैं किसके थ्रू, हम गर्म करेंगे तो ठोस हमारा द्रव में बदल जाएगा। ये वाली पूरी डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है भाई, मैं क्या बोलूँ बताओ, पूरी ही डायग्राम इंपॉर्टेंट, ये तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूरा चार्ट ही इंपॉर्टेंट है कि ठोस को हम गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस बनेगा, गैस को शीतलन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, लिक्विड को ठंडा करेंगे तो और हमारा बर्फ बन जाएगा। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है, हम सब जानते भी हैं, हमने बहुत बार घर पे किया भी है। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, हम गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था से परिवर्तन हुए बिना ही ठोस में सीधे परिवर्तित सीधे गैस में वाष्प में बदल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं बताओ, ऊर्ध्वपातन। देखो आओ, यहाँ तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे, देखो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन होने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गैस से सीधा ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ये दो क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार देखे हैं भाई, मैंने बहुत बार, तुम 10th का एग्जाम निकाल 9th का एग्जाम निकालो या फिर बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालो कि ऊर्ध्वपातन क्या है, ये चीज़ें क्या है, मतलब इसके बारे में बहुत देखा मैंने, बहुत बहुत ये क्वेश्चन तो बहुत देखा है मैंने। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर से भरी गैस पर दबाव लगाने पर संपीड़न करने पर क्या होगा, क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? आइए आगे जानते हैं। दाब के बढ़ाने और ताप के घटाने पर गैस द्रव में बदल सकती है। क्या दाब के बढ़ाने, यहाँ देखो ना, दाब के बढ़ाने और ताप के घटाने पर, देखो ताप घटाने पर ताप के बढ़ाने पर ताप के घटाने पर गैसेस द्रव में बदल सकते हैं। यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहाँ ऐसे से बहुत ध्यान देना भाई, यहाँ प्रेशर की बात चल रही है ना, कि अगर मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, तापमान को घटा दिया, तो मैं गैस को द्रव में बदल सकता हूँ। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप एक एटमॉस्फेयर, इसमें एटमॉस्फेयर, पता नहीं हिंदी में लिखने की, उससे मुझे थोड़ा टर्म को बोलने में दिक्कत हो गया था, पर एटमॉस्फेयर है। और क्योंकि ATM से देख कर मुझे पता चला कि एटमॉस्फेयर है, हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में परिवर्तन हो जाती है। इस कारण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ, क्या शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट यहाँ पे छूट रहा है मुझे, कैसे छूट रहा है मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लियर नहीं किया ना आपको, थोड़ा सा ना यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, जब एक वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना ठोस द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठोस बिना अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे तो हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पर ऐसी कंडीशन में ये क्या बन जाते हैं हमारे ड्राई, इस हमें हाँ ऊर्ध्वपातन कहते हैं, पर ये हमारा क्या, इसे क्या बोलते हैं हम, ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस क्या है ये बताओ, बोलते ना, तो वही है ये। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत ड्राई आइस में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यदि ठोस द्रव एंड गैस दाब एवं ताप के द्वारा तय की जाती है। देखो, द्रव को अगर मैं संघनन करूंगा, सॉरी यहाँ पे ठोस को अगर मैं संघनन करूंगा तो द्रव बनेगा। द्रव को अगर संकलन करूंगा, मतलब द्रव को अगर मैं वाष्पीकृत करूँ, क्या कर रखा है लोगों ने, मुझे जितना पता है कि ठोस को नहीं सॉरी गैस को अगर मैं
संघनन करूँगा तो द्रव बनेगा, द्रव को मैं जमाऊंगा तो ठोस बनेगा। अगर ठोस से मैंने गैस बनाना है, ठोस से डायरेक्ट गैस बना तो उसे ऊर्ध्वपातन कहूँगा। अगर गैस से मुझे डायरेक्ट ठोस बनाना है तो उसे निक्षेपण कहूँगा, ठीक है। और द्रव से सीधा मैं गैस में बदलूंगा तो उसे वाष्पीकरण कहूँगा, और द्रव से सीधा मैं ठोस में बदलूंगा तो उसे जमाव कहूँगा, और ठोस से सीधा द्रव में बदलूंगा तो उसे बनेंगे संकलन, ठीक है। ये डायग्राम तो पूरा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैं इसको पूरा ही कलर करने वाला हूँ या फिर पूरा ही गोल मार दे रहा हूँ। भाई एनसीईआरटी तो मेरा तो बचपन से ही आदत तो नहीं है पर एनसीईआरटी ख़राब करने की आदत अब हो गई है मुझे कि एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा ही जानना है मुझे, ठीक है। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण पदार्थ की वह अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं कि जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर वह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। ये बात तो सही है, पर उससे पहले हम यहाँ आ जाते हैं। देखो यहाँ पे हमारा स्टार पॉइंट लगा था, स्टार पॉइंट से बहुत क्वेश्चन उठता है। देखो 1 एटमॉस्फेयर गैसीय दाब का मापक है, ठीक है। इस दाब का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल। पास्कल जो हमारे चैनल पे देखोगे 3.0 पास्कल 3.0, इसीलिए ही नाम रखा गया है कि हमारे पास जो हमारा स्ट्रगलिंग फेज़ है वहाँ पे हमें प्रेशर को झेलना पड़ता है, यानी हमारे पर दबाव होता है तो उस चीज़ को झेलना पड़ता है, तो इसीलिए हमारे चैनल का नाम भी है पास्कल 3.0। ओके, स्ट्रगलिंग पास्कल 3.0 है, और 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1 × 10⁵ पास्कल कह सकते हैं। यहाँ पे ये डाटा दे रखा है, और ये डाटा बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। गीले कपड़े सूख जाते हैं, इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। इस निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों की विभिन्न मात्रा और गतिज ऊर्जा होती है। द्रव के सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों की इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल को मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम या कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। देखो वाष्पीकरण की देखना कि क्वथनांक क्या, देखो क्वथनांक क्या बोला, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। ये वाला ध्यान दे देना। यहाँ पे हम देखने वाली बात क्या है कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण की सतह प्रक्रिया सतह क्षेत्र से बढ़ाने पर बढ़ जाती है। देखो अगर मैं सतही क्षेत्र बढ़ा दूंगा, अगर मैं किसी बर्तन में पानी को गर्म कर रहा हूँ, अगर मैं कटोरी में गर्म करूँ, सॉरी चम्मच में गर्म करूँगा, वही पानी मैं चम्मच में गर्म करूँगा तो वाष्प जल्दी होगा। उसी पानी को मैं उसमें करूँगा, किसमें, हमारे तवे में या फिर किसी बड़े कढ़ाई में, उस चीज़ में करूँगा तो वाष्प किस में जल्दी होगा, हमारे बड़े वाले बर्तन में। क्योंकि जितना सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतना हमारा सतही एरिया जितना बढ़ाएंगे उतनी ही जल्दी वाष्पीकरण होगा। जैसे कपड़े सुखाने के लिए उन्हें फैला देते हैं, फैला देते हैं। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ाने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिनमें वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट याद होना जरूरी है, मतलब पता होना जरूरी है, याद हो ना हो पर इतना पता हो जाए कि ऐसा ऐसा है, तो हम कुछ क्वेश्चनों पे हम गैस मार के या फिर कुछ चीज़ों पे हम बोल सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ ऐसा सा होता है, हम बता सकते हैं, ठीक है। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। देखो आर्द्रता पे भी क्वेश्चन आया कि जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमें आसपास की वायु एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है, ठीक है। क्या बोला, जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होती है तो उसकी ऊर्जा घट जाती है। यहाँ पे हमारा एक एसेशन रीजन वाला टॉपिक बन जाता है। वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु में तेज होने के कारण जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिसके आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। यहाँ पे आ जाओ, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है।
सूखे हुए बर्तन में रखे द्रव को नियंत्रित वाष्पीकरण होता है जाता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आप आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास के ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता होती है। जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके इसके कण आपकी हथेली या आपके आसपास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं या वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली की शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण में गुप्त ऊष्मा गर्म सतह के शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिसके कारण शीतलता होती है। जिसके कारण हमें क्या होती है? शीतलता होती है। ये बात तो सही है। या अब आगे जाके भी क्लासों में पढ़ोगे कि पसीना क्यों आता है, तो हमारे अच्छे के लिए आता है कि हमको क्या हो? ठंडा हो। ठीक है। वाष्पीकरण के कारण वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर के आसपास के ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण के प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर को अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल होता है। चूँकि सूती कपड़े में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसीलिए हमारा पसीना इससे अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। तो बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? किसी बर्तन में बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती है। वायु की उपस्थिति जलवाष्प को ठंडे पानी के संपर्क में आकार कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नज़र आती है। ठीक है। आज हमने क्या क्या सीखा उसके बारे में है कि आपने क्या सीखा और जो चीज़ सीखी उसके बारे में आप समरी कह सकते हैं या फिर शॉर्ट नोट या शॉर्ट डिटेल्स कह सकते हैं, उसके बारे में बताते हैं। द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। सही बात है, हमने यहीं पे पढ़ा है कि द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, हमने यहीं पढ़ा है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, ये हमारी सही बात है। हमारे आसपास के पदार्थ 3 पदार्थों से मिलकर बने हैं, ठोस, द्रव एंड गैस। सही बात है। हम ठोस कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, ये भी बात हो चुकी है। गैस कणों में सबसे कम, ये तो ठीक है, मध्यवर्ती होता है उनके बीच में, ये ठीक है। ठोस के निगेत होने वाले कणों के बीच में रिक्त स्थान एवं गतिज ऊर्जा न्यूनतम, जिससे गैसों की अधिकतम मध्यवर्ती, ये तो हमने पढ़ लिया। ठोसों के लिए अपने कणों की अवस्था अत्यधिक कीमती होती है, कीमती नहीं, सीमित होती है। द्रव में कणों के पत्ते एक दूसरे के में फिसलने एवं श्रृंखलित हो सकती है। गैसों कोई क्रम नहीं होता, ये तो हो चुका है। पदार्थ की निम्न अवस्था में अथवा परिवर्तन होती है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ताप एवं दाब में परिवर्तन के कारण होता है। ऊर्ध्वपातन परिक्रम ठोस से द्रव में परिवर्तित हुए बिना गैस में परिवर्तन हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। निक्षेपण वह प्रक्रिया जो गैस से सीधा ठोस में बदल देते हैं। क्वथनांक क्या है? क्वथनांक किसी समष्टि परिघटना जिसमें समष्टि के कण द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, उससे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। वाष्पीकरण वह परिघटना जिसमें सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा को ग्रहण कर उसमें उनके बीच परस्पर आकर्षण बलों को पार कर द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दे, उसे क्या वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है। वाष्पीकरण की गति
की गति निम्नलिखित अणुओं पर निर्भर करती है उसके क्षेत्रफल पर। सही बात है, उसके सतही क्षेत्रफल पर, जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा होगा। वाष्पीकरण की परित्यागन पर, ताप पर, आर्द्रता पर एवं वायु की गति पर। ये भी बात ठीक है। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। सही बात है, वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो एक केजी द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक गैसीय परिवर्तन करने के हेतु काम आती है। ये भी सही बात है। यहाँ बहुत थोड़ा डिटेल में दे रखा है थोड़ा सा ना। संलयन गुप्त ऊष्मा की की वह मात्रा है जो एक केजी ठोस वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संलयन बिंदु पर ले जाने का प्रयोग करती है। ये भी सही बात है। बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी नहीं है, फिर भी इसमें बता रखा है कि ये ऐसा है। जैसे हमारे पास राशि है तापमान, लंबाई, संघित, भार, आयतन, घनत्व एंड दाब। केल्विन, मीटर, किलोग्राम, न्यूटन, घन मीटर एंड किलोग्राम प्रति घन मीटर एंड पास्कल इसके यूनिट है। प्रति पता होगा कि क्या क्या से वो है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो, और हम इसी प्रकार से हम अपनी जो है लाइन बाय लाइन सीरीज यानी पूरी डिटेल से हम इसको कंप्लीट करेंगे आने वाले और लेक्चरों में भी। तो धन्यवाद।